हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस में एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट एंड नॉर्मल। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ग्रेडियंट क्या होता है इस पर मैंने डिस्कस किया हुआ था, बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर डिस्कस नहीं किया हुआ था और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया हुआ था। तो इससे पहले जो भी वेक्टर कैलकुलस के वीडियोज हैं वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको वेक्टर कैलकुलस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा तो उसके अंदर अब तक के जो भी वीडियोज़ हैं वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड वो सभी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है जिस पर मैं डिस्कस करूँगा और वो है लेवल सरफेस का। ओके, लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या होता है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सरफेस लिया। एक्चुअली 3D फिगर है, थोड़ा सा बनाने में टफ होता है, राइट। सो मैं यहाँ पे कुछ तरीके से ये एक सरफेस ले रहा हूँ, ठीक है। आप यूँ समझ लीजिए, ऐसे मैंने एक सरफेस ले लिया। ओके, ये सरफेस है, सही तो नहीं बना है बट यहाँ पे समझिएगा। और इस सरफेस की इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे ले रहा हूँ, फाई ऑफ एक्स वाई जेड कुछ इस तरीके से इक्वल टू सी, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, लेवल सरफेस तब कहलाएगा जब इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू है वो सेम आए। सेम आए का मतलब कांस्टेंट आए, ठीक है। यदि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम आती है, कांस्टेंट आती है, तो हम कहते हैं कि जो सरफेस है ये लेवल सरफेस है। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है कि ये किस स्फीयर की इक्वेशन है आपको पता है। ये किस पे उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, मतलब कि आर की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, ठीक है ना। जैसे कि आप एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू आप अलग अलग तरीके से लेंगे तो जो आर की वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट आएगी, मतलब कि एक्स वाई जेड के हर एक पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे कि ये जो है ये क्या है कि एक लेवल सरफेस है। अगर यहाँ पे 1 कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 1 कर लिया, ठीक है ना, 1 कर लिया, तो स्फीयर की इक्वेशन तो है बट उसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 है। केस में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, वाई की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 4, तो क्या ऐसा करने पर वो 1 के इक्वल होगी? नहीं होगी 1 के इक्वल। तो इन दिस केस ये जो सरफेस होगा इसका वो लेवल सरफेस नहीं कहलाएगा। छोटा सा एग्जांपल हमने लिया हुआ है और ये लेवल सरफेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। तो अब देखिए, यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 लेवल सरफेस लिया, जैसा कि ये बनाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये जेड। मान लीजिए कि हमने 2 लेवल सरफेस लिया, ठीक है। और ये जो है कुछ इस तरीके से लेवल सरफेस है, आप ऐसे, और इस सरफेस को मैं बोल रहा हूँ फाई, ठीक है ना। सरफेस को मैं फाई बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक और लेवल सरफेस जो है वो हमने लिया कुछ इस तरीके से और इसको हम बोल रहे हैं फाई प्लस डी। कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है इक्वल टू सी, ठीक है। उसी तरीके से अभी है, ये 2 लेवल सरफेस हमने ले रखा है, ठीक है। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया और उसको मैं बोल रहा हूँ P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। इस तरीके से हमने लिया हुआ है। और यहाँ पर भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्या, Q, ठीक है। तो देखिए, अगर हम Q की बात करें, मतलब Q के कोऑर्डिनेट की बात करें, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा
जैसा कि इन दोनों लेवल सरफेस के बीच जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, x प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, जेड प्लस डेल जेड। अब एक पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरे में, मैं देख रहा था कि कट रहा था कैमरे से। इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम बात करें कि इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका ये पोजीशन वेक्टर, ये आर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है ना एक्चुअली इन दोनों के बीच ये जो आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ये डेल आर है, ठीक है, डेल वेक्टर आर है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर प्लस डेल आर, कुछ इस तरीके से ये होगा। क्लियर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि वेक्टर आर इक्वल हमारे पास क्या आया, इसका पोजीशन वेक्टर एक्स आई पर कैप, वाई जे पर कैप, जेड, जेड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जेड के पर कैप। और अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर की बात करें, मतलब कि ओ क्यू की, तो ओ क्यू मीन्स कि मैं वेक्टर आर प्लस डेल वेक्टर आर होगा ना, वेक्टर आर प्लस डेल वेक्टर आर लिख सकते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स आई पर कैप, वाई प्लस डेल वाई जे पर कैप, जेड प्लस डेल जेड के पर कैप है कि इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसे ले लीजिए। चलिए, अगर हम यहाँ पे क्या करें कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर हम करते हैं तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा। मैं जो मिलेगा वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये वेक्टर आर मतलब माइनस में वेक्टर आर होगा, तो वेक्टर आर से ये वेक्टर आर कैंसिल, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर डेल वेक्टर आर मिलेगा। और एक्चुअली क्या हो जाएगा कि आई एक्स हो, मतलब एक्स आई होगा, ठीक है, ये सब यूनिट वेक्टर है तो आप समझ रहे होंगे। एक्स आई और यहाँ पे एक्स आई कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, डेल एक्स, ठीक है ना, डेल एक्स आई पर कैप होगा, डेल वाई जे पर कैप होगा, डेल जेड के पर कैप। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब एक्चुअली क्या है कि ये जो आप देख सकते हो जो लेवल सरफेस फाई से फाई प्लस डी फाई आ गया, तो आप देख सकते हो बहुत ही स्मॉल चेंजेज है। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा करें, ठीक है, Q टेंस टू P करें, व्हेन, जरा ध्यान दीजिएगा, व्हेन Q टेंस टू P, ओके, बहुत ही स्मॉल ये है ना डेल आर वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि डेल आर टेंस टू ये 0 होगा, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। व्हेन Q टेंस टू P, जब Q P पे होगा, P के बहुत ही नियर अबाउट होगा, तो होगा क्या, देन PQ becomes tangent at point P to the given surface, ओके। व्हेन Q टेंस टू P, या फिर आप यूँ कह सकते हैं जब ये Q इस सरफेस, इस लेवल सरफेस पे लाई करेगा, सो इन दिस केस क्या होगा कि PQ क्या हो जाएगा कि एक टेंजेंट बन जाएगा इस पॉइंट P पर, इस लेवल सरफेस के, ठीक है ना, गिवन लेवल सरफेस आप कर लीजिए, ओके। तो इन दिस केस क्या होगा, देयरफॉर इन द लिमिट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं लिमिट इक्वेशन 3 बिकम्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए, डेल डी वेक्टर आर में ये बदल जाएगा कि आप लिमिट हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q टेंस टू P की ओर जा रहा है, तो इसको ऐसा लिखने के बजाय हम ऐसा लिख लेंगे, ठीक। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स आई पर कैप
डी वाई जे पर कैप डी जेड के पर कैप। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, जहाँ पे जिस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी उसे हम यूज करेंगे। देखिए चीज़ें टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग पर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा तभी चीज़ें आपको। अब एक्चुअली यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है नो कि डी फाई इक्वल हम ऐसा लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। 1 मिनट, राइट। अच्छा, अब यहाँ से मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं डी फाई बाई डी एक्स आई पर कैप। कैसे मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ अभी मैं ये भी आपको समझा दे रहा हूँ। आपको हो सकता है ये कन्फ्यूजन हो कि आखिर मैंने कैसे ये आई जे के ऐसे लिख लिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, डी एक्स आई पर कैप डी वाई जे पर कैप डी जेड के पर कैप। एक्चुअली यहाँ पे क्या किया हमने, इसको दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ है। मतलब ये तरीका आपको पता भी होगा कि आपको पता है कि A1 आई पर कैप B1 जे पर कैप, सॉरी A2 आप इसको कर लीजिए A3 के पर कैप। अगर ऐसा है और एक और वेक्टर ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट में A2 B1 कर लेते हैं, B1 आई पर कैप B2 जे पर कैप B3 के पर कैप। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, A1 B1 A2 B2 A3 B3, कुछ ऐसे निकल के आएगा। तो क्या अगर ऐसा अगर है तो क्या आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऐसा है तो इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही चीज़ है, इस फॉर्म में था तो हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया हुआ है। क्लियर। अब जैसा कि आपको पता है कि इसको बोल सकते हैं हम लोग ग्रेड फाई, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेड फाई। सो दिस इज ग्रेड फाई को कुछ ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है डॉट, ये हमारे पास क्या आ गया बाई इक्वेशन 4 डी वेक्टर आर बाई इक्वेशन 4। क्लियर हुई बात। अच्छा, और यहाँ पे ये क्या है आपका डी फाई। क्लियर हो गई मेरी बात। अच्छा, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली है क्या कि हम यहाँ पे एक बात जानते हैं, बट फाई इज कांस्टेंट। फाई क्या है, कांस्टेंट है। ये जो फाई है ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट है सी, ठीक है ना। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। मीन्स कि बट फाई इज कांस्टेंट, सो इसका मतलब ये हुआ कि डी फाई हमारे पास कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। डी फाई हमारे पास 0 मिलेगा। सो यहाँ पे हम इसलिए ये बात बोल सकते हैं कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट आया मीन्स कि कुछ इस तरीके से ये हमारे पास क्या मिला, 0। और आपको ये बात पता है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मीन्स कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। सो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर आर। और यहाँ पे ये कैसे बना था डी वेक्टर आर, एक्चुअली ये क्या है कि यहाँ पे जब ऐसा हुआ था Q टेंड्स टू P, देन PQ बिकम्स टेंजेंट एट पॉइंट P टू द गिवन लेवल सरफेस। यानी कि ये जो PQ था वो हमारे पास टेंजेंट बन गया था कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे मैं डॉट डॉट करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक टेंजेंट है। क्लियर बात, ये क्या है, टेंजेंट है मेरे पास, ठीक है ना। यानी यही हमारा क्या है, यही हमारा डी वेक्टर आर है, ठीक है ना। डी वेक्टर आर कोने से ज़्यादा नहीं ना कट रहा, हाँ ठीक है, यही हमारा क्या है, डी वेक्टर आर है।
तो यानी अगर हम इसकी बात करें ग्रेड फाई की, तो एक्चुअली ग्रेड फाई क्या होगा कि इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो जीरो मिल रहा है। और डी आर के बारे में, इसके बारे में आपको पता चल गया कि ये टेंजेंट होगा कुछ ऐसे। इस सरफेस पर ये क्या होगा, इस सरफेस के इस पॉइंट पी पर ये क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो इसका मतलब जो ग्रेड फाई होगा वो क्या होगा कि इस पर ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि हेंस ग्रेड फाई इज नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, गिवन लेवल सरफेस, गिवन लेवल सरफेस, राइट। आई होप कि ये इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, ग्रेड फाई क्या होगा कि ये जो होगा इस सरफेस पर जो है कि नॉर्मल होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया, डी वेक्टर आर, ये टेंजेंट हो गया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक काम और हम करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस तरीके से। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, ओके, या फिर आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नॉर्मल है इस सरफेस पर, तो इसके अलोंग हम एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। ये जो वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है ये क्या है कि ये ग्रेड फाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसके अलोंग अगर आप एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो देखिए आप चाहें तो इस चीज़ को, इस यूनिट वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी ये जो एन पर कैप होगा वो क्या होगा कि वो हो जाएगा ग्रेड फाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। आप कुछ ऐसा इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, यूनिट वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आप ज़रा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे और एक काम कर रहे हैं कि इन दोनों लेवल सरफेस के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो यही होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलेंगे इसी चीज़ को। तो इसको हम मान लेते हैं डेल एन। ठीक है, इसको हमने डेल एन मान लिया और ये हो गया हमारा, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है आर। इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। लेट पी आर इक्वल टू डेल एन बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, between the two level surface, then the rate of change of phi in the direction of, इस डायरेक्शन में है, in the direction of normal to the surface each, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल फाई बाई डेल एन। ओके, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि देखिए पहले ये जो सरफेस था वो फाई था, फाई से कुछ ऐसा हो गया, फाई प्लस डी फाई आ गया। तो इसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा वो किस तरीके से होगा, एक्चुअली यहाँ पर देखिए जब ये डेल एन बढ़ेगा, डेल एन में अगर चेंज आएगा तो जो है कि इस सरफेस, इस लेवल सरफेस में जो है कि चेंज आएगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज, जैसा कि मैंने लिख रखा है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस इज, इसे हमने कुछ इस तरीके से, क्योंकि जब ये इनके बीच का जब डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जब चेंज होगा इसी के करस्पॉन्डिंग जो है ये फाई से, जो है कि फाई से। तो इस चीज़ को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल एन टेंस टू 0, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा,
डेल फाई बाई डेल एन। ठीक है, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। और एक्चुअली ये जो डेल फाई होगा ना, ये डेल फाई एक्चुअली ये कुछ और नहीं बल्कि इसे हम डी फाई भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और डी फाई इक्वल अभी अभी जस्ट हमने फाइंड किया हुआ है डेल फाई डॉट डी वेक्टर आर। हमने कुछ इस तरीके से ये चीज़ अभी फाइंड किया हुआ है। तो इस चीज़ को आप चाहें तो कुछ ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लिमिट डेल एन टेंड्स टू 0 और डेल फाई के प्लेस पर आप इसे बोल सकते हैं क्या, डेल ग्रेड फाई डॉट डी वेक्टर और बाई डेल एन। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखें तो इसके प्लेस पर देखिए, यहाँ से आप देखिए ध्यान से, इस चीज़ को आप यहाँ लिखिए। सिंस हमें पता है कि एन पर कैप इक्वल हमने ये चीज़ निकाला हुआ है ना, उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पर है। तो इसको अगर हम इधर लाएं तो इसे हम लिख सकते हैं एन पर कैप, सॉरी इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एन पर कैप इक्वल ग्रेड फाई। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे जो है कि इसके प्लेस पर हम ये चीज़ पुट कर रहे हैं। ठीक है, डॉट सॉरी एन पर कैप डॉट डी वेक्टर आर बाई डेल एन। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है ना कि ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के हर चीज़ को करना पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना, आपको पता है ना कि दो वेक्टर अगर है कुछ ऐसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्योंकि देखिए एन पर कैप क्या है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1 होगा। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 बोल सकते हैं, यानी कि हम इस चीज़ को कुछ ऐसे लिख सकते हैं डी आर कास थीटा, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे डी आर कास थीटा क्या है? थीटा क्या है ना कि ये इन दोनों के बीच का एंगल है। मैं डेल आर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये डेल आर और इसके बीच का ये थीटा एंगल है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? थीटा यहाँ पे क्या है? ओके, इन दोनों के बीच का ये एंगल है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस वेक्टर के, इस P और Q वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। तो इधर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डी आर कॉस थीटा बोलेंगे। ठीक है, और जो इधर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डी आर साइन थीटा बोलेंगे। तो देखिए यानी इधर जो कंपोनेंट होगा उसको हम लिख सकते हैं सिंस डेल एन इक्वल डी आर। देखिए इस डेल आर जो है ना उसको मैं डी आर बोल रहा हूँ। ठीक है, सो डी आर कॉस थीटा। ठीक है ना, कुछ ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यानी कि इसके जगह पे ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? इसके जगह पे हम रख सकते हैं क्या? डेल एन, और डिवाइड में क्या है? डेल एन। ये दोनों कैंसिल कर गया। सो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया? कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल फाई बाई डेल एन जो है वो क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। तो यानी कि आप यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई अलोंग दिस नॉर्मल। ठीक है ना, यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ along दिस नॉर्मल। ओके, आप ये बात यहाँ से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई है along दिस नॉर्मल वो क्या है कि वो इक्वल है मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। क्लियर हुआ बात? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली थी। तो अब इसके बाद देखिए हम